अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल मेथड। बच्चे, बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करने से पहले हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? इसको हम दो अंदाज से डिफाइन करते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल सा वे है डिफाइन करने का कि एनी फैक्टर विच अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी वे नेगेटिवली, यानी कोई ऐसा फैक्टर जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरीके से बैडली अफेक्ट कर रहा हो, उस किस्म के फैक्टर को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देते हैं। लेकिन इसको हम टेक्निकली डिफाइन कैसे करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली एक खास किस्म का इश्यू होता है, एक खास किस्म का प्रॉब्लम होता है जो एक साइंटिस्ट के सामने मौजूद होता है। साइंटिस्ट उस इश्यू को देखते हुए बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट करता है ताकि इस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सके। इसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम एक चैलेंज का नाम भी दे देते हैं। ये एक चैलेंज के तौर पर बायोलॉजिस्ट के सामने मौजूद होता है, चैलेंज दे रहा होता है कि अगर है जरूरत तो मुझे सॉल्व करके दिखाओ। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों, इसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम एक क्वेश्चन का नाम भी दे देते हैं। ये एक सवाल या निशान होता है साइंटिस्ट के सामने कि भी तुम मुझे सॉल्व करके दिखाओ। तो बच्चों, ऐसे स्पेसिफिक इशू को या चैलेंज को या ऐसे क्वेश्चन को जिसका ताल्लुक बायो की फील्ड के साथ और जिसको सॉल्व करने की खातिर बायोलॉजिस्ट को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो, एनालिसिस की जरूरत हो और तब जाकर उसका वो कोई हल निकाल पाए, ऐसे इश्यू को, चैलेंज को या क्वेश्चन को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। डेफिनेशन आप लोगों के सामने मौजूद है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रेफर्स टू अ स्पेसिफिक इशू, challenge or question related to the field of biology that requires investigation, analysis and resolution। अब इसकी कई एग्जांपल दी जा सकती हैं। हम इसमें सिंपल सी दो एग्जांपल दे देते हैं। कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, these contagious diseases act as biological problem। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है, बेशक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या लैंड पोल्यूशन हो, अगेन एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये दोनों एग्जांपल बच्चे आप लोग अगर डीपली देखें तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म को बैडली अफेक्ट करती हैं। अब बच्चे, इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो तो डेफिनेटली एक साइंटिफिक वे चाहिए इसको सॉल्व करने का, और वो साइंटिफिक वे, वो साइंटिफिक मेथड बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। मेथड यूज्ड टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। यानी अगर कोई वबा हमारे सामने मौजूद हो तो डेफिनेटली हम उस वबा का कोई ना कोई हल तो तलाश करेंगे ना, और जो उसका हल तलाश करेंगे उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, और उन तमाम स्टेप्स के मजमूए को हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम दे देते हैं। बच्चे, साइंस का जो इल्म है ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज, यानी इसको गेन अगर किया जाए तो प्रॉपर एक सिस्टम को फॉलो करके ही इसको गेन किया जा सकता है। बायोलॉजी में अगर हम कोई नॉलेज गेन करना चाहेंगे, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सोल्यूशन निकालेंगे, तो उसके लिए जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, तो बच्चों उस मेथोडोलॉजी के डिफरेंट स्टेप्स मौजूद होते हैं एक सेट की फॉर्म के अंदर, और इन डिफरेंट स्टेप्स के ये जो सेट है उनसे जो मेथोडोलॉजी बनती है उसको हम सेट मेथोडोलॉजी का नाम देते हैं। किसी भी बायोलॉजिकल मेथड में जो बेसिक चीज है दैट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का जिससे आइडिया लग जाता है, इंसान को पता चल जाता है कि जो पहले काम किया हुआ है ऑब्जर्वेशन का, हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन का, वो ठीक है या नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो बच्चों फिर ये सिलसिला आगे की तरफ चला जाता है। अगर रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर पॉजिटिव ना निकले तो तब बच्चों अगेन नए सिरे से फिर बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को स्टार्ट किया जाता है। तो मतलब कहने का यह है कि किसी भी बायोलॉजिकल मेथड में जो बेस है दैट इज एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी को सादा दाद में यूं कहेंगे
कि एक्सपेरिमेंट के दौरान हासिल होने वाला जो नॉलेज है, दैट इज द बेस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इट ऑलवेज बिगिंस विद चांस ऑब्जर्वेशन। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की खातिर जो बायोलॉजिकल मेथड है उसका आगाज हमेशा ऑब्जर्वेशन से होता है। कौन से ऑब्जर्वेशन? चांस ऑब्जर्वेशन, जो अचानक आ जाते हैं, अचानक हो जाते हैं। आप लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ी होगी कि भी एक बार एक साइंटिस्ट था, वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से सेब गिरा, एप्पल गिरा, तो वो सोचने लगा कि यही एप्पल नीचे ही क्यों गिरा है दरख्त से अलग होकर, ये ऊपर भी तो जा सकता है। तो बच्चों जब उसने इस चीज के ऊपर गौर किया, फोकस किया ना, तो पता चला कि इसको नीचे लेकर आने वाला भी एक फैक्टर है, वो एक फोर्स है दर हकीकत, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशन उसको उसने गेन किया था, दैट इज चांस ऑब्जर्वेशन। अब बायोलॉजिकल मेथड के अगर स्टेप्स को देखेंगे तो उसमें पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन का होता है, दूसरे नंबर पर हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन है, तीसरे नंबर पर एक्सपेरिमेंटेशन है, फिर फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी है, और फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक लॉ है। अब हमने इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चे ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन को हम सादा अंदाज में मुशाहिदा करना है, और ये जो ऑब्जर्वेशन वाला स्टेप है दो तरीकों से किया जाता है। अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, या इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। आप अगर इसकी डेफिनेशन देखें, लिखा होगा द एक्ट ऑफ नोटिसिंग समथिंग बाय यूजिंग सेंसेस और इंस्ट्रूमेंट। यानी आप सेंसेस का या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज को नोटिस करते हैं, और आपका यही एक्ट, आपका यही काम ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अब बच्चे इस ऑब्जर्वेशन की होती हैं दो टाइप्स। एक को हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और दूसरी को हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। हमने बच्चे इन दोनों टाइप्स के जो ऑब्जर्वेशन हैं इनके डिफरेंसेस को देखना है। सबसे पहला पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि ऑब्जर्वेशन मेड बाय यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऐसे तमाम ऑब्जर्वेशन जिसके लिए आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने पड़े क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। मसलन अगर हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करना हो तो डेफिनेटली हमें थर्मामीटर इस्तेमाल करना पड़ता है, और थर्मामीटर जो है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद फिर हमें बाकायदा एक फिगर मिलती है, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बच्चों प्रॉपर फिगर की शक्ल में हमें रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से किसी चीज की हमने अगर हाइट मेजर करनी है तो उसके लिए भी हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जैसे स्केल, और उसके बाद हमें जो फिगर अवेलेबल होती है दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर अस, एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसे ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनके लिए हमें 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये 5 सेंसेस कौन सी हैं? विजन, देखना, और इसके लिए जो ऑर्गन हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड आईज। हेयरिंग अदर सेंस है, इसके लिए ऑर्गन को हम एयर का नाम देते हैं। स्मेल इज थर्ड टाइप ऑफ सेंस, और इसके लिए जो ऑर्गन हमारी बॉडी का इन्वॉल्व होता है उसको हम नोज का नाम देते हैं। टेस्ट टंग है, और टच इसके लिए हमारी बॉडी का जो स्किन वाला हिस्सा है दैट इज इन्वॉल्व। यानी हम अगर इन 5 ऑर्गन को इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का बच्चे एक और अहम पॉइंट ये है, इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर किया जा सकता है। सच एज वेट, भी किसी जिस्म का वजन कितना है इसको बराबर हम मेजर कर सकते हैं। किसी गाड़ी की स्पीड कितनी है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की वजह से। या प्रॉपर टाइम किसी काम के करने में कितना लगा है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं दीज कैन नॉट बी measured, these can only be observed, इनको जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। मसलन कलर है, भी किसी चीज का जो कलर है इस कलर को हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि ये रेड है, ग्रीन है, लेकिन इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्मेल है, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेस्ट को भी ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं।
खट्टा है, मीठा है, फीका है, इस तरह के वर्ड्स यूज करके हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसको मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो बच्चों क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी इन ऑब्जर्वेशन को हम हिंदसों की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी किसी बंदे की हाइट 5 फुट है, तो ये 5 का जो फिगर है दैट इज कॉल्ड नंबर। इसी तरीके से बच्चे अगर किसी चीज का हम टेम्परेचर मालूम करते हैं, तो हम कहते हैं कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दिस 99 इज नंबर। किसी भी ऑब्जर्वेशन जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगा उसको शो करने के लिए हमेशा हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम डिस्क्राइब नहीं करते, वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते। जब इसके मुकाबले में अगर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को देखें, तो दीज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इनको नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इनको जस्ट हम डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि एक बॉडी है, उसका वजन ज्यादा है दूसरी बॉडी के मुकाबले में, अब यहाँ पर हमने ज्यादा का लफ्ज इस्तेमाल किया, कहीं पर हम लफ्ज कम का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर फिगर नंबर का इस्तेमाल हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं करते। अब इसके अगर एग्जांपल देखें, तो बच्चे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी मौजूद हो किसी भी बर्तन के अंदर, किसी बीकर के अंदर, तो उसका हम करते हैं वजन। तो वजन करने से पता चलेगा कि भी इसका वेट है 1000 ग्राम, और अगर वही 1 लीटर वाला जो बर्तन है उसके अंदर हम अल्कोहल को डालते हैं, वॉल्यूम तो उसका भी 1 लीटर ही होगा, लेकिन जब वजन करेंगे तो उसका वेट 1000 ग्राम नहीं होगा, 789 ग्राम होगा। तो बच्चों ये जो फिगर दी गई है या ये जो बाकायदा मेजर किया गया है, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसके मुकाबले में बच्चे अगर हम एक हाथ में पकड़ लेते हैं ऐसे बीकर को जिसके अंदर 1 लीटर वॉल्यूम मौजूद है, और दूसरे हाथ में हम पकड़ लेते हैं एक और बीकर को जिसके अंदर 1 लीटर अल्कोहल मौजूद है, गैस करते हैं कि कौन सा जो बीकर है उसका वजन ज्यादा है और कौन से बीकर का वजन कम है। तो बच्चों जो 1 लीटर पानी वाला बीकर होगा उसका वेट हैवी होगा, ज्यादा होगा, और अल्कोहल का वेट जो है ना उसके मुकाबले में कम होगा। तो हम क्या कहेंगे कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन 1 लीटर ऑफ अल्कोहल। अब इस किस्म के ऑब्जर्वेशन के लिए हमने कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो सच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट बच्चे दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं जिसका हम फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हमेशा दूसरे नंबर पर हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। साइंटिस्ट जो हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, वो तमाम ऑब्जर्वेशन जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो बच्चों एक एक ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर वो नोट करते हैं, और जैसे जैसे वो नोट करते जाएंगे उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन का वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करेंगे तो उसको लिख देंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे तो फिर भी लिख देंगे, थर्ड टाइम ऑब्जर्व करेंगे तो उसको भी लिखेंगे, तो उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो इकट्ठे होती जाएगी। और बच्चों यही जो इन्फॉर्मेशन वो ऑब्जर्वर कर रहा होता है उसको हम डाटा का नाम देते हैं। जब वो सफिशिएंट ऑब्जर्वेशन कर ले, तो बच्चों उन तमाम ऑब्जर्वेशन को जो ऑब्जर्वर है वो ऑर्गेनाइज करता है। किस फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज करता है, डाटा की फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज करता है। जब ऑर्गेनाइज कर ले तो तब बच्चों इन तमाम चीजों को वो देखने के बाद, तमाम इंफॉर्मेशन को डीपली ऑब्जर्व करने के बाद वो एक स्टेटमेंट देता है। दैट स्टेटमेंट मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, उसी स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। सम टाइम कोई ऑब्जर्वर जो है ना अपने बैकग्राउंड नॉलेज को भी इस्तेमाल करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। बैकग्राउंड नॉलेज से मुराद क्या है कि इस इवेंट से पहले, इवेंट का मतलब ये होता है कि जो काम एक ऑब्जर्वर कर रहा होता है उसको हम इवेंट का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो अगर यही इवेंट किसी ऑब्जर्वर ने कुछ अर्सा पहले भी किया होगा, तो उसके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉलेज मौजूद होगा, उस नॉलेज को हम कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। तो ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्वेशन करता है उनको ऑर्गेनाइज करता है डाटा फॉर्म में और स्टेटमेंट देता है, और बाद अपने बैकग्राउंड नॉलेज को इकट्ठा करता है
और इकट्ठा करने के बाद फिर एक स्टेटमेंट देता है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी अगेन कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस की डेफिनेशन जो है ना हम एक और तरीके से भी कर लेते हैं। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? अनटेस्टेड, यानी ऐसी स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशन की ऐसी एक्सप्लेनेशन जो अभी अनटेस्टेड हो, जिसके बारे में कोई भी ऑब्जर्वर यकीन से कह ना सके कि ये ठीक होगी या फिर गलत होगी। ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसी एक्सप्लेनेशन को हम टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का नाम दे देते हैं। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। अब अच्छा नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस जो बनाया जाता है बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है। कितने तरीके होते हैं जिनको फॉलो करके इस हाइपोथेसिस को बना लिया जाता है? तो बच्चे मेन दो ही वेज हैं। एक वे को हम नाम देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग का, और दूसरे वे को हम नाम देते हैं इंडक्टिव रीजनिंग का। यानी कि जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको बनाने के लिए या तो डिडक्टिव रीजनिंग वाला वे इस्तेमाल किया जाता है या फिर इंडक्टिव रीजनिंग वाला वे इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चे हमने एक और डिफरेंस देखना है बिटवीन द इंडक्टिव एज वेल एज डिडक्टिव रीजनिंग। थोड़ा सा मैं बच्चे आप लोगों को पहले इसके बारे में एक जर्नल सी एक एग्जांपल देके कुछ एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, फिर हम इसके डिफरेंसेस की तरफ चले जाते हैं। देखो बच्चे, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम जर्नल रूल्स या जर्नल प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। ये वो रूल्स होते हैं, ये वो प्रिंसिपल होते हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं। उन जर्नल रूल्स से सम टाइम कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट निकाले जाते हैं। जो जर्नल रूल से स्पेसिफिक रिजल्ट निकाले जाते हैं उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और इन हाइपोथेसिस बनाने का जो वे इस्तेमाल किया जाता है उसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता कहते हैं। अब उसकी एक सीधी सी एग्जांपल देता हूं। एक कॉमनली इंफॉर्मेशन है, साइंटिस्ट है या इवन के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुनिया के जितने भी वर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं उन वर्टिब्रेट्स की बॉडी में लिवर मौजूद होता है, किडनी भी मौजूद होता है। ये एक कॉमन रूल है, जर्नल रूल है, सब जानते हैं। और अगर किसी शख्स को ये इल्म हो कि वर्टिब्रेट्स की बॉडी में लिवर पाया जाता है और फिर उसके सामने आ जाए कोई एक वर्टिब्रेट, मसलन माउस आ जाता है या कैट आ जाती है, तो बच्चे वो बंदा माउस या कैट को देखकर एक स्टेटमेंट देगा। वो कहेगा कि ये माउस या ये जो कैट है ये एक वर्टिब्रेट है और इसकी बॉडी के अंदर लिवर मौजूद है। हालांकि उसने ना तो उस माउस का या कैट का ऑपरेशन किया है, ना ही उसने किडनी को देखा है, लिवर को देखा है, ना देखा है ना ऑब्जर्व किया है, लेकिन फिर भी उसने रैट के बारे में ये स्टेटमेंट दे दी है कि इसकी बॉडी के अंदर लिवर मौजूद है या किडनी मौजूद है। बच्चे ये जो उसने स्टेटमेंट दी है ना, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। ये एक स्पेसिफिक एनिमल के बारे में एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी है, बगैर देखे बगैर उसका ऑपरेशन किए उसने ये स्टेटमेंट दी। कैसे बना लिया स्टेटमेंट? एक जर्नल रूल से उसने ये स्टेटमेंट बनाई है। बच्चों ये जो जर्नल रूल से स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाने को जो उसने तरीका इस्तेमाल किया है, वे इस्तेमाल किया है, इसका हम डिडक्टिव रीजनिंग का नाम देते हैं। अगर किसी शख्स को जर्नल रूल का इल्म नहीं है, वो एक वर्टिब्रेट लेता है जिसकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो, उसको वर्टिब्रेट का नाम देते हैं, ऑपरेशन करता है और उसको वहां लिवर नजर आता है, तो उसके जहन के अंदर एक ख्याल आ जाता है कि वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर लिवर मौजूद होता है। अब नेक्स्ट एक और वर्टिब्रेट एनिमल को लेता है, ऑपरेशन करता है, लिवर उसको वहां पर भी नजर आ जाता है। तो बच्चों उसके जहन के अंदर ना एक ख्याल आ जाता है, स्ट्रॉन्ग ख्याल हो जाता है कि मैंने दो वर्टिब्रेट्स के ऑपरेशन किए हैं, दोनों के अंदर लिवर मौजूद था। अब तीसरे पर एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर भी लिवर मौजूद था। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट वो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऑब्जर्वेशन ज्यादा होते जाएंगे, तो बच्चों उसके जहन के अंदर ना एक ख्याल पुख्ता होता जाएगा कि जो भी वर्टिब्रेट मौजूद है दुनिया में उसके अंदर लिवर लाजमी पाया जाता है, किडनी भी लाजमी पाया जाता है। तो बच्चों उसने एक स्टेटमेंट देनी है एट दैट ऑल वर्टिब्रेट्स हैव किडनीज,
या ऑल वर्टिब्रेट्स हैव लिवर। तो ये स्टेटमेंट जो होती है दैट इज जनरल स्टेटमेंट। हालांकि उसने तमाम वर्टिब्रेट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, चंद स्पेसिफिक फंक्शंस किए हैं और उसके बाद उसने एक जर्नल रिजल्ट निकाल दिया है। तो दैट जर्नल रिजल्ट विल आल्सो बी कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। लेकिन उस हाइपोथेसिस को बनाने के लिए उसने स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शन किए हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन किए हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जो जर्नल लॉ बनाया जाता है, तो बच्चों ये वे इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। अब इसके डेफिनेशन की तरफ आ जाए कि इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजंस फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल। इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल से मखसूस नताइज निकाले जाते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है निकाला जाना और कंक्लूजन का मतलब है रिजल्ट्स। इंडक्टिव रीजनिंग में हमने क्या लिखना है, इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। इंडक्टिव रीजनिंग का आगाज स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ही होता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, और इसका एंड जनरल प्रिंसिपल की फॉर्मेशन पर होता है। दूसरा डिफरेंस, मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव रीजनिंग का जो वे है इसकी डायरेक्शन हमेशा जर्नल से शुरू होती है, स्पेसिफिक की तरफ जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग में रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन, इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग प्रोवाइड्स अ हायर लेवल ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी कहते हैं यकीन को, यानी जो हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग से बनाया जाता है उसमें जो यकीन का लेवल है, उसके अंदर जो एक्यूरेसी का लेवल है दैट इज हाई। और इसके मुकाबले में जो इंडक्टिव वेव से हाइपोथेसिस को बनाया जाता है उसमें जो सर्टेनिटी का लेवल है लो होता है। नेक्स्ट बच्चे एक और डिफरेंस है कि वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन द वैलिडिटी ऑफ जर्नल प्रिंसिपल और रूल। वैलिडिटी कहते हैं मुनासिब होना, या अगेन वही समझ लेते हैं कि भाई सर्टिनिटी, यानी अगर जर्नल प्रिंसिपल या जर्नल रूल वैलिड होगा, एक्यूरेट होगा, तो उससे जो स्पेसिफिक रिजल्ट निकाला जाएगा वो भी वैलिड होगा। और अगर इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर यही बात की जाए तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज्ड। यानी आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए, अब उस हाइपोथेसिस की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अंदर सर्टेनिटी का लेवल कितना है, इट डिपेंड्स अपॉन यूर ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतना ही ज्यादा हाइपोथेसिस में सर्टेनिटी का लेवल होगा। नेक्स्ट बच्चे एक और डिफरेंस की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग का वे आमतौर पर मैथमेटिक्स के अंदर, फिलॉसफी में और फॉर्मल लॉजिक, यानी ये जो मंतिक वगैरह के टॉपिक्स होते हैं, अगर इनके ऊपर रिसर्च वगैरह करनी हो तो उसके लिए आमतौर पर हाइपोथेसिस को डिडक्टिव रीजनिंग से बनाया जाता है। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग वाला जो वे है ये जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बच्चे एक और डिफरेंस है कि डिडक्टिव रीजनिंग को हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। टॉप का वर्ड हम जर्नल रूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाउन का वर्ड जो है ना हम स्पेसिफिक कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग में हम जर्नल रूल से मूव करते हैं, स्पेसिफिक रिजल्ट्स बनाते हैं, लिहाजा इसको हम टॉप डाउन अप्रोच का नाम देंगे। और इंडक्टिव रीजनिंग को हम बॉटम अप अप्रोच का नाम देंगे। बॉटम का वर्ड स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए होता है और अप का ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये जर्नल रूल के लिए है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम एक और डिफरेंस देखें तो डिडक्टिव रीजनिंग इज कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट टू यूज। इसका इस्तेमाल इंडक्टिव रीजनिंग के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल होता है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, वी टिपिकली यूज इंडक्टिव रीजनिंग इन आवर डेली लाइफ। हम जो भी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं इसमें हम हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं और इसके लिए जो नॉर्मली तौर पर हम वे इस्तेमाल करते हैं दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। स्पेसिफिक चीजों को देखते रहते हैं और इन्हीं स्पेसिफिक चीजों से हम लोग जर्नल रूल बनाते रहते हैं। सिंस इट इज द फर्स्ट
एंड इजी टू यूज। ये वे फास्ट भी है और इसका इस्तेमाल इजी भी है। नेक्स्ट बच्चे हम इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। दो एग्जांपल कोड की गई हैं डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर और एक एग्जांपल जो है इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा कि इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम जर्नली या जर्नल रूल का नाम देते हैं। और एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम डिडक्टिव या इंडक्टिव रीजनिंग के वेज इस्तेमाल करते हैं तो दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वर्ड है इफ का और दूसरा है देन का। इफ का वर्ड हमेशा जर्नल रूल से पहले इस्तेमाल किया जाता है, पहले लगाया जाता है। और देन का वर्ड जो स्पेसिफिक हम रिजल्ट निकालते हैं उससे पहले लगाया जाता है। तो बच्चे जर्नल रूल क्या है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। और अगर हम ये एक्सेप्ट कर दें कि दिस इज अ जर्नल रूल तो हमारे सामने एक और स्टेटमेंट भी मौजूद होती है कि स्पैरोज और बर्ड्स। स्पैरो बर्ड है। तो अगर हमने स्पैरो को नहीं भी देखा होगा ना तब भी चूंकि हमारे सामने एक जर्नल रूल मौजूद है तो हम स्पैरो को देखे बगैर उसके बारे में एक रिजल्ट बना लेते हैं, एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि स्पैरोज हैव विंग्स। और ये स्पैरोज हैव विंग्स वाली जो स्टेटमेंट हमने दी है इससे पहले हमने देन लगाया। ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस को बनाया गया है जर्नल रूल्स। लिहाजा ये वे कौन सा होगा, डिडक्टिव रीजनिंग का होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। डेफिनेटली आप लोगों को अच्छे तरीके से इल्म है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सनलाइट की मौजूदगी में हमेशा फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड तैयार करते हैं। और अगर हमें ये मालूम हो तब हम एक और स्टेटमेंट भी बना सकते हैं बगैर कुछ किए। वो स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है कि एनी ग्रीन प्लांट्स व्हेन प्लेस्ड इन डार्क वुड नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज। कि जब भी हम किसी ग्रीन प्लांट को अंधेरे में रखेंगे तो ये ग्लूकोज नहीं बनाएगा। हमने बगैर कुछ किए ये जो स्टेटमेंट बनाई है दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। और जो वे इस्तेमाल हुआ है उसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग के एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये बिल्कुल रिवर्स एग्जांपल है बर्ड्स की जो हमने भी डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर पढ़ी है कि if we know that sparrows have wings and are birds। अगर हमें ये इल्म हो कि स्पैरोज क्या हैं, बर्ड्स हैं, इनके विंग्स होते हैं। एंड वी नो दैट, और ये भी हम जानते हैं कि ईगल है, पैरट है, हॉक है, क्रो है, ये भी बर्ड्स हैं। तो बच्चों हम इन तमाम बर्ड्स को देखे बगैर उनके बारे में एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। हालांकि तमाम बर्ड्स को हमने देखा भी नहीं है लेकिन चंद ऑब्जर्वेशन किए हैं उनके, यानी कि जैसे हमने स्पैरोज को देखा, हमने ईगल को देखा, हमने पैरट को देखा, हॉक को देखा, क्रो को देखा, सबके विंग्स नजर आए। तो बच्चों इन्हीं ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हमने जो स्टेटमेंट बनानी है वो तमाम बर्ड्स के लिए बना लेनी है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। वे कौन सा होगा, इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट बच्चे कुछ वेज और भी आमतौर पर साइंस में इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अगरचे इनका ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता लेकिन कहीं कहीं बवक्त जरूरत इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। पहले नंबर पर है बच्चे इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इसको हम कहते हैं तखय्युलात। अगर किसी शख्स के जहन के अंदर, माइंड के अंदर किसी चीज के बारे में कोई इमेज मौजूद है, कोई इंप्रेशन मौजूद है, कोई उसको इल्हाम हुआ है, इस तरह की चीज अगर उसके माइंड के अंदर कोई चीज बैठ गई है तो बच्चों उसी चीज को बेस बनाकर वो कोई हाइपोथेसिस बना सकता है। नेक्स्ट जो है ना एस्थेटिक प्रेफरेंस। इसको हम कहते हैं जाती पसंद या नापसंद। यानी मुझे एक चीज जाती तौर पर पसंद है, मैं उसके बारे में कोई अच्छे कमेंट्स पेश करता हूं तो वो मेरे अच्छे जो कमेंट्स होंगे दीज कमेंट्स विल बी कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। और जरूरी नहीं है कि वही कमेंट्स दूसरा बंदा भी पेश करे। हो सकता है कि वो दूसरा बंदा उस चीज को पसंद ना करता और वो उसके बारे में कमेंट्स मेरे कमेंट्स के मुकाबले में डिफरेंट दे दे। तो बच्चे जो वो कमेंट्स देगा दूसरा बंदा वो भी हाइपोथेसिस करेंगे, जो मैं दूंगा ये भी हाइपोथेसिस करेंगे। अब इन इस तरह के जो हाइपोथेसिस है इनकी बेस क्या होगी, एस्थेटिक प्रेफरेंस। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज। रिलीजियस कहते हैं मजहबी। अब अगर किसी बंदे ने कोई मजहबी किताब पढ़ ली है और उसके पास कोई नॉलेज खास गेन हो गया है,
अब उसी नॉलेज को ज़हन में रखते हुए किसी चीज के बारे में वो अगर स्टेटमेंट देगा तो बच्चों उसको भी हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। बेस क्या है? रिलीजियस। फिलोसफिकल आइडिया से मुराद ये होता है कि फलसफी, पुराने दौर के लोग थे फलसफी। फलसफा कहते हैं जो नॉलेज बंदे के पास किसी तरीके से आ जाए और फिर उसी नॉलेज को वो डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर, डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर इस्तेमाल करे, तो हम कहते हैं ये बंदा फलसफा जो है ना वो झाड़ रहा है। तो जो फलसफी लोग होते हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक कुछ ना कुछ वो पेशीन गोया करता है, और इसको हम फिलोसफिकल आइडियाज का नाम देते हैं। नेक्स्ट बचा है कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। इन दोनों का मतलब बच्चे मवाजना होता है कि सिमिलर चीजें हैं या डिफरेंट चीजें हैं, इनका मवाजना किया जाता है। मवाजना करने के बाद फिर हम किसी एक चीज के बारे में कोई हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो बच्चों इस किस्म के हाइपोथेसिस के लिए जो बेस होती है उसको हम कंपैरिजन एंड एनालॉजी के नाम देते हैं। नेक्स्ट एक और बेस है, उसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। बास अवकाश ऐसा होता है कि एक साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसके सामने कोई नई चीज आ जाती है, तो फिर वो नई चीज के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देता है। अब उस नई चीज को दरियाफ्त करना उसका काम नहीं था, स्टेटमेंट देना उसका काम नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली एक और काम करते करते दरमियान से अगर कोई चीज निकल आए तो बच्चों उसके बारे में ये जो कमेंट्स पास किए जाते हैं उसको भी हम हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट जो हम एक और अहम स्टेप की तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन तमाम स्टेप्स में से सबसे ज्यादा क्रूशल स्टेप है, क्योंकि ये वो स्टेप है जिसके अंदर साइंटिस्ट ने परखना होता है कि जो ऑब्जर्वेशन किए गए हैं या हाइपोथेसिस को बनाया गया है वो ठीक है या फिर गलत। सबसे अहम तरीन स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन होता है। और बच्चे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जब हाइपोथेसिस को बना लेते हैं तब एक्सपेरिमेंट वो करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो डिजाइन करते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। जब प्रॉपर तरीके से वो डिजाइन बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, तब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लेते हैं तब रिजल्ट लेते हैं और फिर उसी रिजल्ट को वो एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद जाहिर है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी, और वो इंफॉर्मेशन उन साइंटिस्ट के लिए एक न्यू नॉलेज होगा। ये न्यू नॉलेज उस हाइपोथेसिस को जो उसने पहले बनाया है वैलिडेट भी कर सकता है, और यही नॉलेज हाइपोथेसिस के अगेंस्ट भी हो सकता है। अब अच्छा हमने इसी को बिल्कुल मुख्तसर तौर पर देख लेना है कि एक्सपेरिमेंटेशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ऑफ डिजाइनिंग, प्लान करने का, कंडक्टिंग, तजर्बा करने का, एंड एनालाइजिंग कंट्रोल्ड टेस्ट, और कंट्रोल्ड टेस्ट को एनालाइज करने का, तो अक्वायर न्यू नॉलेज एंड वैलिडेट हाइपोथेसिस। न्यू नॉलेज मिलता है उसको, और हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन वाला स्टेप वैलिडेट भी करता है। जब एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट कर लेता है, कोई एक बार तो एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट को बच्चे साइंटिस्ट बार 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 करते हैं। एक बार करेगा उसका रिजल्ट लिखेगा, दूसरी बार करेगा उसका रिजल्ट भी लिखेगा, फिर दोनों रिजल्ट को जरा कंपेयर करके देखेगा क्या दोनों सेम हैं या फिर डिफरेंट हैं। अगर दोनों रिजल्ट होंगे सेम तो उसका एक्सपेरिमेंट के ऊपर, अपने पिछले वर्ग के ऊपर जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो हाई। फिर उसको तीसरी बार देखेगा, फिर उसको चौथी बार करेगा, फिर उसको पांचवी बार करेगा। उसकी कोशिश होगी कि अगर इस काम के अंदर कोई खामी है, कोई डेफिशिएंसी है, तो ये खामी या डेफिशिएंसी मैं अपनी खुद ही निकाल, बनिस्बत इस चीज के कोई दूसरा बंदा आकर मेरी डेफिशिएंसी को निकाल। अगर बच्चों एक साइंटिस्ट बार 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 एक्सपेरिमेंट करता है और रिजल्ट सेम निकलता है, तब बच्चों उसी रिजल्ट को वो थ्योरी का दर्जा दे देते, यानी वही रिजल्ट एक्सपेरिमेंटेशन से पहले हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो बयान क्या बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगा। अब उस थ्योरी को सपोर्ट कौन सी चीजें प्रोवाइड करती हैं बच्चों, उसने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए होते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के तमाम स्टेप्स सपोर्टिव रोल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर कोई पूछता है किसी से कि यार ये जो तुमने थ्योरी बनाई है, इस थ्योरी को बनाने के लिए तूने कोई काम भी किया है या नहीं किया,
तो वो बच्चों वो सारा पिछला अपना वर्क जो दिखाएगा ना, ये उस थ्योरी को बनाने वाला काम होगा, और यही काम उस थ्योरी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जितना ज्यादा काम किया होगा उतना ही थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा बच्चे कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जिनको हम प्रोडक्टिव थ्योरीज का नाम देते हैं। ये वो थ्योरीज होती हैं जिनसे न्यू और डिफरेंट हाइपोथेसिस बन सकती है। फिर उन्हीं न्यू और डिफरेंट हाइपोथेसिस को बनाने वाली थ्योरीज से फर्दर रिसर्च जब होती है तो लॉज या फिर साइंटिफिक लॉ बनाए जाते हैं। तो बच्चे सबसे पहले पहले हमने इनकी डेफिनेशन देखनी है कि एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, जिसको बार 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 किया जाए विदाउट ओवर बीइंग फॉल्सिफाइड, और वो झुटलाए भी ना जा सकें, इज जनरली एक्सेप्टेड, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, व्हिच मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर द फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। और इन्हीं को हम मजीद हाइपोथेसिस को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देयर इज अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस। इस तरह से हाइपोथेसिस का एक ऐसा सिलसिला बन जाता है सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मेनी टेस्ट, जिनको बहुत सारे टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, विच इज देन कॉल्ड एज थ्योरी। इसी को हम थ्योरी का नाम देते हैं। और लॉ के अंदर बच्चे हमने क्या लिखना है कि इन केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी, अभी मैंने आपको बताया है कि सच थ्योरी विच मे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव थ्योरी। अगर प्रोडक्टिव थ्योरी की का केस कोई होगा तो टेस्टिंग गोज ऑन, ये टेस्टों वाला तजर्बात वाला सिलसिला जारी रहेगा, एंड साइंटिस्ट टेक इट एज चैलेंज, और साइंटिस्ट इसको चैलेंज के तौर पर लेगा, एंड एक्सर्ट इवन ग्रेटर एफर्ट्स टू डिस्प्रूव द थ्योरी, और बहुत ज्यादा कोशिश करेगा इस थ्योरी को किसी तरीके से वो गलत साबित कर सके। इफ अ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, ये मशकूक तर्ज अमल जहन के अंदर रखने के बावजूद भी अगर कोई थ्योरी सर्वाइव करती है एंड कंटिन्यूड टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, और उसको मुसलसल एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो सपोर्ट करते रहते हैं, इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। तब बच्चों वो जो थ्योरी होगी प्रोडक्टिव थ्योरी होगी साइंटिफिक लॉ कहलाएगी। हम बच्चों इसी साइंटिफिक लॉ को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ये फितरत का एक मुस्तकिल हकीकत है। वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड लॉ, यानी ऐसी थ्योरी जो नाकाबिल तरदीद हो उसको हम लॉ कह सकते हैं। दूसरा डिफरेंस बच्चे इसमें देखेगा कि इन बायोलॉजी देयर आर मेनी थ्योरीज, थ्योरीज की तादाद ज्यादा है, व्हाइल देयर इज शॉर्टेज ऑफ लॉज इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में लॉज की तादाद हो चुकी है। वजह क्या है बच्चों? बहुत कम थ्योरीज ऐसी होती हैं कि जो लॉ तक पहुंच पाती है। हकीकत में क्या होता है कि थ्योरीज को जब फर्दर आगे लॉ की तरफ पहुंचाने के लिए फर्दर टेस्टिंग की जाती है तो मोस्टली जो थ्योरीज हैं उन टेस्टों के अंदर नाकाम हो जाती है। इसी वजह से वो थ्योरीज तो रह जाती हैं लेकिन लॉज नहीं बन पाते। थ्योरीज आर लेस जनरल देन लॉ, आमतौर पर जो थ्योरीज हैं लॉ की निस्बत लेस जनरल। अब लेस जनरल से मुराद क्या है? देखिए बच्चे, थ्योरीज को बनाने की खातिर वर्क का कम करना पड़ता है, नॉलेज इंसान के पास जो साइंटिस्ट होता है उसके पास कम होता है, लिहाजा अगर कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन कर दिया जाए उस साइंटिस्ट से तो उसका प्रॉपर वो जवाब दे नहीं पाता। इसी वजह से हमें इसको कहते हैं कि दी थ्योरीज आर लेस जनरल, ये कम अमूमी होती हैं। एक मखसूस किस्म का जो जो समझने के मखसूस किस्म के आंसर्स होते हैं जो दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो लॉज हैं दे आर मोर जनरल देन, इनकी जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा वाइड, थ्योरीज की एप्लीकेशन इसके मुकाबले में बहुत कम होती है। बच्चे इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और पॉइंट क्या है कि थ्योरीज कैन नॉट अफोर्ड आंसर्स टू मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यानी अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किए जाएं तो उनके आंसर थ्योरीज के अंदर हमें अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जब इसके मुकाबले में लॉ को देखा जाए तो लॉ में ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। क्यों? कि लॉ तक जब कोई साइंटिस्ट पहुंचता है तो उसे थ्योरीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा नॉलेज उसके पास आता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के वो जवाब देने की अहलियत रखता होता है। थ्योरीज के एग्जांपल में बच्चे हम प्रेशर फ्लो थ्योरी को कोट कर लेते हैं, और साइंटिफिक लॉ के एग्जांपल में हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का हवाला देते हैं।